हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति की परीक्षा में पूछे जाने वाले इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने इस वीडियो सीरीज का पहला पार्ट किया था और आज ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण अगले 30 प्रश्न को देखेंगे। तो यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला पार्ट नहीं देखा है, तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, आप वहां से पहले पार्ट को देख लें और फिर हम लोग यहां से आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है, जो 31वां क्वेश्चन है, इससे पहले 30 प्रश्न जो है वो हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिए हैं। तो आज का जो हम लोगों का प्रश्न है वो है, किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश कंपनी को कलकत्ता में बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया था? ठीक है, एक मुगल बादशाह थे जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को बिना कोई शुल्क चुकाए, ठीक है, व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया था, बिना शुल्क दिए। अब मान लो कि आप एक बिजनेस खोलने का सोच रहे हो और आप किसी दूसरे के जगह पर जाकर और वहां पे व्यापार कर रहे हो, तो वहां पर आपको उस जगह पर रहने के लिए टैक्स देना होता है। लेकिन ये जो मुगल बादशाह थे, इन्होंने जो है अंग्रेजी कंपनी को ये शुल्क माफ कर दिया था। तो उन मुगल बादशाह का जो नाम था वो था औरंगजेब। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके किताब के एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। ठीक है, औरंगजेब जो है वो एक मुगल बादशाह थे जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को कलकत्ता में बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन कौन बने? ठीक है, जब आपको पता है कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, अगर आपको याद हो तो 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन कौन बने थे, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्रम से लिख के दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले बंगाल के नवाब, औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद जो बंगाल के नवाब बने उनका नाम था मुर्शिद कुली। हाँ, ठीक है, मुर्शिद कुली। हाँ, दूसरे जो बने उनका नाम था सुजाउद्दीन। ठीक है, और उसके बाद तीसरे जो बंगाल के नवाब बने उनका नाम था सरफराज खां। आप ये सब कॉपी में नोट करते जाएंगे बाबू। ठीक है, जब आप ये क्लास कर रहे हैं तो आप अपने पास एक नोटबुक और कलम लेके बैठेंगे। सरफराज खां के बाद अलवर्दी खां। ठीक है, अलवर्दी खां का तो चर्चा आपकी किताब में भी है, अलवर्दी खान। अलवर्दी खान के बाद बने थे, आपको पता है, सिराजुद्दौला। द संयुक्त औकार लो आकर, सिराजुद्दौला के बाद बने थे मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद बने थे मीर कासिम। ठीक है, मीर जाफर के बाद कौन बने थे? मीर कासिम। तो यही आपका औरंगजेब की मृत्यु के बाद इतने लोग थे जो बंगाल के क्या बने थे? नवाब बने थे, जिसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है, इन दोनों की चर्चा ज्यादातर किताब में नहीं देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये सब बंगाल के नवाब थे, जिसमें मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और कौन है? मीर कासिम। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान कौन था? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान मतलब बाबू आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी जो वित्त मंत्रालय है, जो पूरे राजस्व का देश में जो भी अर्थव्यवस्था को जो देखते हैं, उसी तरीके से उस समय उस पोस्ट को क्या बोला जाता था? दीवान। तो औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान कौन था? ऑप्शन है आपके 4 हैं, अलवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, फारूक सियर और बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मुर्शिद कुली खां।
इसका सही आंसर क्या होगा? मुर्शिद कुली खां। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप देखिए औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद जो है वो बादशाह कौन बने थे? आप यहाँ देखिए इस जगह पे सबसे ऊपर मुर्शिद कुली खां है। तो जब औरंगजेब जीवित थे तो उस समय ये जो मुर्शिद कुली खां थे ये बंगाल के कौन थे? दीवान थे। दीवान कौन होते हैं? जो वहां के भू राजस्व या राजस्व का पूरा व्यवस्था देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। 34 में कह रहा है कि अलवर्दी खां जो है वो बंगाल का नवाब कब बना? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ना बंगाल का नवाब, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो आप इसमें देखिए 1, 2, 3 और चौथे नंबर पे बंगाल का नवाब ये देखिए ये कौन है? अलवर्दी खां। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ लिया? मैंने आपको बोला इससे क्वेश्चन बनेंगे। अलवर्दी खां जो है वो बंगाल का नवाब कब बना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1740 ईस्वी, 1756 ईस्वी, 1840 ईस्वी और 1750 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1740 ईस्वी। ठीक है, अलवर्दी खां जो है ये 1740 में बंगाल के नवाब बनते हैं और इनका कार्यकाल 1740 से 1756 ईस्वी तक का रहता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता हो ये बंगाल के चौथे नवाब थे, अभी जैसा हम लोगों ने पीछे देखा। ठीक है, ये बंगाल के चौथे नवाब थे। हाँ, अभी यहाँ पे आप पीछे देखिए चौथे नंबर पे कौन थे? अलवर्दी खां। इनका कार्यकाल 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक का था। ठीक है, चलिए और अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब कौन बने, तो कौन बनेंगे? सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अलवर्दी खां की मृत्यु कब हुई? कॉमन सेंस है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 34 को कर लिए हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 तो आपसे हो ही जाना है। अलवर्दी खां की मृत्यु कब हुई? तो अलवर्दी खां का कार्यकाल अभी तुरंत मैंने आपको बताया 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1756 ईस्वी। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की क्या हो गई? मृत्यु। और अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? आपको अभी हमने पीछे पढ़ाया। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन वही है, अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। पलासी का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिराजुद्दौला के बनने के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हो जाता है। ठीक है, पलासी का युद्ध किसके किसके बीच होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ब्रिटिश के खिलाफ, जिसका अगुवाई कौन कर रहे थे? अगर आपसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। तो इन्हीं दोनों के बीच जो है एक युद्ध होता है। कब होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको याद रखेंगे, 1757 ईस्वी, और इसको पलासी के युद्ध के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 है, पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ? अभी तुरंत मैंने आपको बताया, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, पलासी के युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्यारे बच्चों, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की जब लड़ाई हुई 1757 ईस्वी में, तो इसमें सिराजुद्दौला जो है उसको हार का सामना करना पड़ा था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि पलासी के युद्ध में किसकी हार हुई, तो वो सिराजुद्दौला थे। ठीक है, जब युद्ध होगा तो वहां पे एक कोई पक्ष जीतेगा और दूसरा पक्ष हारेगा। तो हारने वाले पक्ष कौन थे? सिराजुद्दौला थे। किस युद्ध में हारे थे? पलासी के युद्ध में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछेगा सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब कब बने थे? 1756 ईस्वी में। ठीक है, 1756 ईस्वी में ये नवाब बनते हैं और 1757 ईस्वी में जो है यहाँ पर क्या हो जाता है? 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हो जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हार जाएंगे तो इनकी गद्दी इनसे छीन ली जाएगी, तो इनको फिर इस पद से हटा दिया जाता है और इनको नवाब के पद से हटा दिया जाता है। अब हटाया जाता है तो होता क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक है, सिराजुद्दौला जब पलासी के युद्ध में लड़े तो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था प्यारे बच्चों, जिसका नाम था मीर जाफर। हाँ, उसका नाम क्या था? मीर जाफर।
तो पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति थे, तो इनको सिराजुद्दौला के तरफ से लड़ना था। लेकिन मीर जाफर जो है ये अपने पूरे सेना के टुकड़ियों के साथ युद्ध में हिस्सा ही नहीं लेते हैं। ठीक है, इस चीज से खुश होकर अंग्रेज जो है जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो उनसे उनकी गद्दी छीनकर और किनको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर, इनको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पलासी की लड़ाई के बाद किनको बंगाल का नवाब बनाया गया था, तो मीर जाफर को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? मीर जाफर को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब कब बना? अभी तुरंत हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है। ठीक है, 1756 ईस्वी में। कब बना है? 1756 ईस्वी में जो है सिराजुद्दौला वो बंगाल के नवाब बने थे। और 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध हो गया था? पलासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हो गया था? पलासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 41 है प्यारे बच्चों, 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी? चलिए घुमा फिरा के देखिए, ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी? बक्सर की लड़ाई हुई थी, पलासी की लड़ाई हुई थी, पानीपत की लड़ाई हुई थी, या खनवा की लड़ाई हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पलासी की लड़ाई हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पलासी के लड़ाई में कौन विजयी हुआ था? इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि पलासी के लड़ाई में कौन हारा था, तो सिराजुद्दौला हारे थे। तो जीता कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ युद्ध हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव जीता था। ऑप्शन ढूंढ लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। 42 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीता था और सिराजुद्दौला जो है वो हार गए थे। ठीक है, चलिए सिराजुद्दौला के किस सेनापति एवं उनकी सेनाओं ने पलासी की लड़ाई में भाग नहीं लिया था? ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। सिराजुद्दौला के किस सेनापति? अभी तुरंत हम लोगों ने चर्चा किया था, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए रोक के वीडियो। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको याद रहा हो तो इसका सही आंसर होगा मीर जाफर। क्या होगा? मीर जाफर। बंगाल के नवाब की सूची जब मैंने आपको बताई थी तो उसमें मीर जाफर का भी नाम था। ये देखिए, अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? मीर जाफर। ठीक है, अब आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सिराजुद्दौला की मृत्यु होने के बाद बंगाल का नवाब कौन बने थे? देखिए मैंने आपको जितना बात पढ़ाया उसी से ये सारे क्वेश्चन बने हैं। सिराजुद्दौला की जब मृत्यु हुई यानी पलासी का युद्ध जब सिराजुद्दौला हार गए तो उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो प्यारे बच्चों मीर जाफर बने थे। कौन बने थे? मीर जाफर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पलासी का असली नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों पलासी का असली नाम पलाशी था। पलाशी। ठीक है, और ये जो पलासी है ये असल में नाम पड़ा था पलास के फूल के नाम से। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, पलास का एक फूल था उसी के नाम से पलाशी, और पलाशी से क्या हो गया था? प्लासी हो गया था। तो प्लासी का असली नाम क्या था? पलासी। और पलासी कहां से आया था? पलास के फूल से। पलास का फूल का उपयोग, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ देता है क्योंकि एनसीईआरटी के किताब में इस चीज की चर्चा है। पलास के फूल का उपयोग जो है वो जो हम लोग होली में गुलाल बनाते हैं वही गुलाल बनाने के लिए होता है। किस चीज के लिए होता है? गुलाल बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो पलासी का सही नाम क्या था? पलाशी। और पलाशी किस फूल के नाम पे? पलास के फूल के नाम पर पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर के बाद कंपनी ने किसे बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया था? देखिए अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि 1756 ईस्वी में कौन बनते हैं बंगाल के नवाब? सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन बनते हैं? सिराजुद्दौला। एक ही साल के बाद 1757 ईस्वी में क्या होता है? युद्ध हो जाता है, और उस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाते हैं और उनकी मृत्यु के बाद उनके सेनापति जो थे, जो मीर जाफर थे, उनको बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। अब मीर जाफर को अंग्रेजों ने खुश होकर बंगाल का नवाब बना तो दिया। उन लोगों ने सोचा कि मीर जाफर नवाब होने के बाद कठपुतली का काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो ब्रिटिश कंपनी को चैलेंज करने लगे, उनके कार्य में दखलंदाजी करने लगे, जो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटिश कंपनी को रास नहीं आया, और उन्होंने मीर जाफर को उसकी गद्दी से हटा करके एक नया बंगाल का नवाब दिया जिनका नाम था मीर कासिम। जिनका नाम क्या था? मीर कासिम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मीर जाफर के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? मीर कासिम बने थे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 47 है, बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया? ये आपका क्वेश्चन है 47। द्वैध शासन क्या होता है? इसमें एक ही क्षेत्र पे, एक ही राज्य पे दो लोग शासन कर सकते हैं। तो ये इसलिए लागू किया गया था कि इसमें एक नवाब होते थे और दूसरा ब्रिटिश खुद वहां के दीवान होते थे, यानी कि वहां के सारे भू राजस्व या राजस्व विभाग को देखते थे। तो दोहरा शासन व्यवस्था को ही द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किया किसने था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी है सिराज और ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अब हम लोग, और आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा द्वैध शासन कब शुरू हुआ था, तो 1765 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो आप इस चीज को भी नोट कर सकते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा द्वैध शासन का शुरुआत कब हुआ था भारत में, तो 1765 ईस्वी में। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? ये जैसे पलासी की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बक्सर की लड़ाई भी इंपॉर्टेंट है। बक्सर की लड़ाई सन 1764 ईस्वी में हुई थी, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? सन 1764 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, याद रखिएगा। उनका नाम था कर्नल हेक्टर मुनरो। कर्नल हेक्टर मुनरो, ठीक है, कर्नल हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व इन्हीं ने किया था, और बक्सर का जब युद्ध हुआ तो उसमें भी जो है कर्नल हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी, ठीक है। मीर जाफर की मृत्यु कब होती है? मीर जाफर की मृत्यु होती है बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 ईस्वी में, आप याद रख लीजिएगा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। इसमें 2-3 घटनाओं का जिक्र अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, एक हम लोगों ने पढ़ा 1757 ईस्वी, जिसमें क्या होता है, जिसमें पलासी की लड़ाई होती है, पलासी का युद्ध होता है, ठीक। 2-3 डेट हैं जो आपको एकदम जो तिथि है, जो ईस्वी है, उसको याद रखना है। 1757 में पलासी की लड़ाई होती है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का लड़ाई होता है। 1757 में बंगाल के नवाब कौन थे? 1757 में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और 1764 में बंगाल के नवाब थे मीर जाफर। और यहाँ पे इस समय ब्रिटिश जो सेना है उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे 1757 में? रॉबर्ट क्लाइव। और अगर आपसे पूछेगा बक्सर की लड़ाई में, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है, मुनरो कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मुनरो। और 1765 ईस्वी में जो है मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है प्यारे बच्चों? मीर जाफर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं, इसी 1765 में एक और इंपॉर्टेंट घटना हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इलाहाबाद की। बक्सर की लड़ाई के तुरंत बाद इलाहाबाद की क्या हुई थी? संधि हुई थी, जिसमें एक मुगल शासक ने इस इलाहाबाद की संधि के आधार पर ब्रिटिश को, यानी कि जो अंग्रेजी कंपनी थी, उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अब भेंट कर दिया था, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन भी है। अब देखिए, अभी तुरंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ना, इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो कब हुई? 1765 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, 1770 ईस्वी में बंगाल में कौन सी घटना घटित हुई? 1770 में बंगाल में कौन सी घटना घटित हुई? भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर लड़ाई हुई, भूकंप आया या बाढ़ आया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। प्यारे बच्चों, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। अभी तुरंत मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे 2-3 बात नोट कर सकते हैं। इसमें एक मुगल सम्राट थे, मुगल बादशाह, जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था प्यारे बच्चों? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश सेना को, यानी कि ब्रिटिश को क्या किया था? इन्होंने ब्रिटिश को बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवानी दे दिया था। क्या दे दिया था? दीवानी। दीवानी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया था, ठीक है। दीवानी का मतलब क्या होता है?
राजस्व राजस्व वसूली का अधिकार। ठीक है, राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस संधि में ब्रिटिश को बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी दी गई थी? किस संधि में? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में किसने दे दिया था? तो एक मुगल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 है, रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया था? ठीक है, 1725 ईस्वी, 1740, 1743 या 1774? प्यारे बच्चों, ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जो जिन्होंने, इनसे संबंधित हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पढ़े थे, जिन्होंने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराया था और इन्होंने ही द्वैध शासन को शुरू किया था। तो ये 1743 ईस्वी में जो है भारत आए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये कब भारत आए थे? 1743 ईस्वी में आए थे। और ये पहली बार कहाँ आए थे? भारत के किस हिस्से में आए थे? मद्रास में आए थे। और प्यारे बच्चों, सन 1774 ईस्वी में इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया था? तो सन 1743 ईस्वी में आए थे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर आगे बढ़ते हैं। हैदर अली कहाँ के शासक थे? प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, हैदर अली जो है वो मैसूर के शासक थे और हैदर अली जो है वो पिता थे। किसके पिता थे? टीपू सुल्तान के। किसके पिता थे? टीपू सुल्तान के। तो अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो स्वाभाविक सी बात है कि पिता अगर मैसूर के शासक थे तो जो पुत्र हैं वो भी कहाँ के शासक होंगे? मैसूर के शासक होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान के संबंध कहाँ के व्यापारियों के साथ घनिष्ठ थे? ठीक है, आपको पता है कि केवल ब्रिटिश ऐसी कंपनी नहीं थी जो भारत आई थी, इनके अलावा और भी कंपनियां जैसे डच, फ्रांस जो भारत आए थे। तो टीपू सुल्तान के जो संबंध हैं वो फ्रांसीसी कंपनी के साथ बहुत घनिष्ठ थे, बहुत बनता था दोनों का। क्वेश्चन नंबर 57 है, मैसूर के साथ अंग्रेजों की कितनी बार जंग हुई? तो इसका सही आंसर होगा 4 बार। कितनी बार जंग हुई थी? 4 बार। ठीक है, टीपू सुल्तान ने कई बार अंग्रेजों से युद्ध किया जिसमें वो अंग्रेजों को हरा भी देते थे, लेकिन अंतिम बार 1799 ईस्वी में जब चौथा युद्ध हुआ मैसूर और अंग्रेजी सेनाओं के बीच, तो इसमें फिर टीपू सुल्तान जो है वो हार गए थे और उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनको, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर का भी एक उपाधि दिया जाता है। इसका रीजन था कि जब वो छोटे थे तो एक बार जंगल में घूमने गए थे और उनका इनकाउंटर यानी उनका आमना सामना शेर के साथ हो गया था। तो उनके पास एक खुखरी आपको पता है, एक चाकू होता है छोटा सा, उनके पास था, लेकिन शेर से मुठभेड़ के दौरान वो चाकू भी जमीन पे गिर गया था और फिर इन्होंने शेर से लड़ाई करते हुए उस खुखरी को उठाकर और शेर को मार दिया था। इसलिए इनको शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा शेरे मैसूर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो टीपू सुल्तान को जाना जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था 1799 में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी मृत्यु हुई थी? ये चौथी बार जब लड़ाई हुआ था मैसूर और ब्रिटिश सैनिक का, तो उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन है कब मृत्यु हुई थी? तो 1799 ईस्वी में। शेरे मैसूर किन्हें कहा जाता है? अभी तुरंत मैंने आपको पढ़ाया, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है 1760 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1762 ईस्वी और 1764 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी। 1761 ईस्वी, जिसमें मराठों से लड़ाई हुई थी और मराठों की हार हो गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही याद रखना है, किन से लड़ाई हुई थी? मराठों से हुई थी और मराठों की हार हो गई थी 1761 ईस्वी में पानीपत का। प्यारे बच्चों, यहां से आप 2 क्वेश्चन और याद रख सकते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो हुई थी 1526 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करने के लिए ये लड़ाई हुआ था 1526 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उतना याद नहीं रखना है, ये याद रखना है 1526 ईस्वी में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो वो 1556 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। और प्यारे बच्चों, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। इसमें कौन हारे थे?
तो मराठों की हार हो गई थी। किसकी हार हो गई थी? मराठों की हार हो गई थी। तो यही था आज का महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति के परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैं आपको जो भी पढ़ाता जा रहा हूं, इससे पहले भी मैंने एक पार्ट पढ़ाया है, आप उसको नोट्स करते जाइए ताकि आपको लास्ट टाइम एग्जाम के समय रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। मिलते हैं आपको फिर अगले क्लास में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, नीचे कमेंट जरूर करें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे और पढ़ाने के तरीके में बदलाव करना चाहिए या ठीक है। इस चीज को आप कमेंट जरूर करेंगे, इससे हम लोगों को खुद को मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये इन सारे वीडियोस का लाभ मिल सके और वो भी आपके साथ छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करके सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि के भागीदार बने। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।